जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, आपका पेपर है और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10th के लिए संपूर्ण हिंदी। इसके बाद तुम्हें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें, सारी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, हर चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो महामैराथन क्लास आप कह सकते हो। आप बस इसको जाकर छाप देना, आपके पूरे के पूरे 100 नंबर पक्के हो जाएंगे। मतलब 70 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, 30 नंबर स्कूल से, यानी 100 नंबर आपके पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनमें से 90 नंबर तो आपके आ ही सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, दोस्तों यहां पर आप जानते हो काव्य खंड का जो आता है वो कितने नंबर का आता है दोस्तों? 6 नंबर का। इसमें आपको संदर्भ, व्याख्या और करना होता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों देखो, सबसे पहला है इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे मैं इंपॉर्टेंट लिया हूं, इनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो सारे के सारे यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो चलो देखते हैं। यहां पर सबसे पहले है दोस्तों, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत रिझात, सूरदास धन धनी ब्रजवासी जिनसौ हित जतुतात। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, कुछ नहीं करना, इसको केवल पढ़ना है आपको और अपने से बनाकर लिखना है। बनाकर आराम से लिख लोगे, थोड़ा सा आप पढ़ लो, क्योंकि जब एक भी नहीं पढ़े रहोगे तो आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, है ना। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना कि भाई देखो, संदर्भ लिखना है तो प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। यह पद श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से अवतरित। देख रखते हो संदर्भ का मैंने कितना अच्छे से, मतलब छोटा सा लिखा है। ठीक है, छोटा सा नहीं, मतलब बिल्कुल अच्छा से सरल है ना। तो यहाँ पर प्रसंग आप लिख सकते हो भाई, क्या यहाँ पर बोला गया है, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, यानी उधव से भगवान श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि भाई मुझको ब्रज मतलब बिसर नहीं रहा है, भूल नहीं रहा है ना, वहां याद आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण अपनी मनोदशा व्यक्त करते हुए उद्धव से भाव विभोर होकर ब्रज को याद कर रहे हैं। बस वही लिख देना है। आप दूसरा भी लिख सकते हो, प्रसंग कई प्रकार से बन सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में मतलब बताना होता है संक्षेप में। चलिए, उसके बाद व्याख्या आपको लिखना। जब उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण को ब्रजवासियों की दशा सुनाई, जब उद्धव भाई गए ब्रज से मथुरा, तो वहां पर क्या हुआ कि कृष्ण को सुनाई हर चीज, है ना, कि भाई श्री कृष्ण जी उनसे कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूं। जब उन्होंने ये सारी सुनाई, उनकी आप बीती, उनकी सारी दशाएं सुनाई, है ना, क्योंकि श्री कृष्ण वहां पर बचपन में खेला करते थे, तो भाई वो बोलते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूं, और वृंदावन के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं, और वहां के घने कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता हूं। प्रातः काल सुबह जब मैं सोने के पश्चात उठता हूं तो माँ यशोदा उठता था, तो माँ यशोदा और नंद बाबा को देखकर मुझे जो सुख की अनुभूति होती थी वो कहीं नहीं मिलती थी, जो मुझे सुख प्राप्त होता था। जो भी लिख सकते हो, ठीक है, अपने से बनाकर, इसको रटना नहीं है। वह मुझे बार बार याद आते हैं। वे मुझे माखन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही खिलाते थे, यानी कितना प्रेम मुझे दिखाते थे, कितना प्रेम करते थे, प्रेम से मैं मुझे खिलाते थे, है ना। उसके बाद जब मैं वहां था तो वहां के गोपियों एवं ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए और पूरे दिन हंसते हुए मेरे बीतते थे। ठीक है, सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि कृष्ण जी उनके हितों की चिंता एवं ध्यान करते हैं। अब यहाँ पर कृष्ण जी भाई भगवान है, खुद साक्षात परम परमेश्वर ईश्वर है ना, ईश्वर है। तो भाई अगर कृष्ण जी उनका ध्यान रख रहे हैं तो भाई वो धन्य है ऐसे गाँव वाले लोग, है ना, क्योंकि भाई खुद भगवान के छत्र छाया में रहने का उनको मौका मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों काव्य सौंदर्य भी आपसे पूछेगा, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ काव्य सौंदर्य क्या लिखोगे। देखो, ये रसखान जी की है। ठीक है, क्या है भैया? रसखान जी की। तो रसखान जी के में दोस्तों क्या होता है, आप हमेशा याद रखना, रसखान जी के में क्या होगा, भाषा हमेशा ब्रज रहेगी, याद रख लेना, भाषा ब्रज है। शैली हमेशा इनकी मुक्तक रहेगी, गुण इसमें मधुर हमेशा रहेगा, हर एक पंक्ति में रस जो है श्रृंगार रहेगा, और छंद गेय पद। बस ये आपको हर एक में लिखना है, जिसमें आपको मिल जाए कि भाई ये रसखान की रचना है, तो ये याद रख लेना। जैसे ये सारी की सारी रसखान की मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि अब एक इंपॉर्टेंट बता दूं, यहां पर ये देखो, ठीक है, यहाँ पर एक है इंपॉर्टेंट, देख सकते, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जौ पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नितनंद धेनु मधारन, पान हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदन धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम बेखी डारन। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या करना है,
यहाँ पर कुछ नहीं करना है, रसखान जी द्वारा यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये रही कॉपी आपकी, ठीक है। तो इसमें आपका है, देख सकते हो यहाँ पर बोला ही गया है, क्या बोला गया, मानुष हो तो वही रसखान, मतलब पुनर्जन्म मैं प्राप्त करूँ तो मैं वही वाला रसखान, पुराने वाला रसखान बनूँ। तो मैं आपको पढ़ के बता ही दे रहा हूँ, आप पढ़ लो, क्योंकि टाइम तो आपके पास है नहीं ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पर आपको केवल पढ़ना है। तो किस तरीके से आप पढ़ोगे, देखो यहाँ पर ये इस तरीके से आप बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, आपको संकेत लिखकर इस तरीके से लिखना है पूरा। फिर उसके बाद संदर्भ में दोस्तों आप लिखोगे प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवये नामक शीर्षक से अवतरित है। सवये शीर्षक कवि रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको गलत एक चीज बता रहा था, सॉरी उसके लिए, ठीक है। क्या बता रहा था भैया, ये उद्धव वाले जो है ये सूरदास जी के हैं ना, सूरदास जी के हैं, ये सूरदास जी के हैं, ठीक है। मैं वहां पर बोला रसखान जी का, शायद मुझे याद आ गया, ये देख लो काव्य सौंदर्य में रसखान जी का बोल दिया था, सॉरी, ठीक है। दिमाग है, क्योंकि मैं रात को भाई 2 बज रहे हैं, वीडियो शूट कर रहा हूँ, रात को 2 बज रहे हैं, आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ भाई, 2 बज रहे हैं और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, सॉरी। यहाँ पर देखो 12:37 है ना, मुझे याद नहीं था, ठीक है। अभी मैं एडिट करूंगा फिर अपलोड करूंगा, समझ सकते हो कितना मेरे ऊपर अभी बोझ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये सूरदास जी की है, तो याद रख लेना सूरदास जी की जहां पर रचना होगी, ठीक है। तो वहां पर ये सूर सागर से लिया गया है, सूर सागर से, ये भी याद रख लेना। और यही पूरा काव्य सौंदर्य चेप के चले आना है, ठीक है। 2 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाए, क्योंकि काव्य सौंदर्य पूछेगा ही पूछेगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपका रसखान वाला है, ठीक है। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, है ना, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रसखान वाला कैसे लिखना है, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये देखो आपका पूरा है, तो यहाँ पर आपका कहाँ गया यार रसखान वाला, ठीक है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये मानुष हो तो वही रसखान कदम की डालन, बस आपको इस तरीके से लिखना है। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवये नामक शीर्षक से अवतरित है। सवये शीर्षक कवि रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से लिया गया है, बस इतना लिखना है, 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रसंग में आप अपने अनुसार जो भी लिख देना है भाई, कि रसखान जी पुनर्जन्म की कामना करते हुए कहते हैं कि मैं वहीं पर विचरण करता ना हूँ, यानी पुनर्जन्म पाकर भी रसखान जी वहीं पर रहना चाहते हैं। कहाँ पर भैया रहना चाहते हैं, कि भाई रसखान जी पुनर्जन्म पर विश्वास करते हुए और श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि ब्रज में पुनर्जन्म लेने और उनके पास रहने की कामना करते हैं। बिल्कुल सिंपल है ना। चलिए आगे यहाँ पर दोस्तों व्याख्या में जल्दी बता रहा हूँ, थोड़ा सा गलती हो जाए कुछ तो माफ करना, लेकिन हाँ इसको आप पढ़ लेना, और इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको PDF भी दे रहा हूँ, कोई नहीं देता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्याख्या में देखो, कविवर रसखान पुनर्जन्म की कामना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, यदि मृत्यु के बाद मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त करूं तो मेरी बस यही कामना है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य विचरण करूं। यदि मुझे पशु का जन्म प्राप्त हो तो भी मेरी यही इच्छा है कि मैं नंद जी की गायों के बीच विचरण करता रहूं, है ना। यदि मुझे पशु का जन्म प्राप्त हो तो भी मेरी यही इच्छा है कि मैं नंद जी की गायों के बीच विचरण करता रहूं। यदि मैं अगले जन्म में पत्थर भी बनूं तो भी मेरी यही इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और गोकुल को जलमग्न होने से बचाने के लिए अपनी उंगली से छाते के समान उठा लिया था। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि यहाँ पर लिखा गया, देखो पुरंदर जो है दोस्तों इंद्र को बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब छत्र पुरंदर धारण, ठीक है। तो ये तो आप जब पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है, मैं दूसरा बताता हूँ, यहाँ पर एक चरण कमल बंदा हरिराई सूरदास जी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर देखो चरण कमल बंदो हरिराई, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। जाकी कृपा पंगु गिरी लांगे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिछत धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदौती। भाई भैया ये सूरदास जी की रचना है, आप देख सकते हो, सूरदास के पद से लिया गया है। सूरदास की रचना कौन सी है भैया, पद, आप जानते हो पद। और जो रसखान का है वो सवैया है, ये याद रख लेना, रसखान का सवैया है और सुजान रसखान से लिया गया, इतना याद करना पड़ेगा आपको बस। और रसखान का जो भी है उसी को चेप देना है संदर्भ में, बस, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों ये है आपका कि भाई ये रसखान यहाँ पर सूरदास जी की रचना है। यहाँ पर दोस्तों पद लिखे हैं इन्होंने, क्या है भैया, ये पद से लिया गया, याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ, तो देख सकते हो इधर आंसर यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, कहाँ गया आंसर, ठीक है। तो मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको एक भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये है आपका, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ आंसर इसका, ठीक है। यहाँ पर इधर मैंने लिखे हैं, तो यहाँ पर ये है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, तो
तो यहाँ पर आपका ये आ गया कि भाई चरण कमल बंदौ हरिराई जाकी कृपा पंगु गिलांगे, है ना। तो वही बिल्कुल सिंपल आपको लिख देना है। कैसे लिखना है भैया, बिल्कुल सिंपल। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। यह पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लेना, सूर सागर से लिया गया है। आप इसको लिखो चाहे नहीं तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, बस ये लिखना यह पद श्री सूरदास जी द्वारा रचित है, ठीक है। आप ये लिख देना श्री सूरदास जी की रचना से लिया गया है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर याद ना आए तो मैं ट्रिक बता रहा हूं आगे। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा तो चरण कमल बंदौ हरिराई, यानी भाई प्रस्तुत काव्य में कवि सूरदास जी कहते हैं उस भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए कहते हैं कि बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण करके चलने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात याद रख लें दोस्तों, क्या मैं बताना चाह रहा हूं, यहाँ पर भैया रेखांकित अंश की व्याख्या बोला है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर की गई है, ठीक है। यहाँ पर चरण कमल बंदौ हरिराई, मैं उस भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से पंगु गिरी लांगे, यानी लंगड़ा व्यक्ति भी गिरी यानी पहाड़ को लांघ जाता है, यानी पहाड़ को छलांग लगा देता है, आप कह सकते हो पहाड़ को लांघ जाता है, डांक जाता है, कुछ भी, ठीक है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, ठीक है। बहिरा सुने गूंग पुनि बोले, बहिरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति भी पुनः बोलने लगता है। रंग चले सी छत धराई, रंग यानी फकीर, ठीक है, भी सर पर छत्र यानी छाता धारण करके चलने लगता है, छत धारण करके चलने लगता है, ठीक है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदौ तिहि पाई, सूरदास जी उस करुणामय भगवान श्री कृष्ण की बार बार वंदना करते हैं, ठीक है, बार बार वंदना करते हैं। यही यहाँ पर है कि भाई करने लगता है, ठीक है। ये हो गया। अब उपयुक्त में रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार की अभिव्यक्ति है, ये याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका क्या आता है, चलिए अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर अगला। तो यहाँ पर अगला दोस्तों मैंने लिखा है, देख सकते हो ये, ऊधव मन्ना भय 10-20 एक हुतव सो गयो श्याम संग कौ और राधे ईस, इंदी शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहाति तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंदन नंदन पुनि और नहीं जगदीश। तो ये आप याद रख लेना। अब यहाँ पर दोस्तों आप एक बात याद रख लेना, प्रस्तुत पद जो है इस तरीके से प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरल अंश है। गोपियों के संदेश देने मथुरा से गोकुल आए और अपने आप को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती है ना, उद्धव के समक्ष जो है व्यक्त करते हैं। जो है दोस्तों क्या है कि भाई मथुरा से जो है ब्रज वापस आए थे जो है ना उद्धव जी, तो उद्धव जी से गोपियां जो है अपनी मनोदशा व्यक्त करती हैं कि हम श्री कृष्ण के बिना कैसे रह रही हैं, मतलब हमें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, जैसे श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लग रहा था। आपने कृष्ण लीला तो देखा होगा, उसके अनुसार आपको बना बना कर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर व्याख्या है, क्योंकि संदर्भ दोस्तों वही रहेगा, है ना, संदर्भ क्या रहेगा, प्रस्तुत यही संदर्भ यही रहेगा, ठीक है। कौन सा, प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद नामक शीर्षक से अवतरित है। यह पद श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से अवतरित है, बस, ठीक है। प्रसंग बदलेगा, प्रसंग इसके अनुसार है और उसके बाद इसका व्याख्या कैसे है भैया। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव हमारे मन 10-20 नहीं है, यानी क्या कहते हैं, उद्धव मन्ना भय 10-20 यानी हमारे मन 10-20 नहीं है। एक हुतव तो सो गयो श्याम संग, यानी एक तो था जो कि श्याम यानी श्री कृष्ण जी के साथ चला गया, कौ और राधे ईस, ठीक है। तो हमारे पास केवल एक मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया, यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है ना, गयो श्याम संग कौ और राधे ईस। अब क्या है, श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, ठीक है, कौ और राधे ईस। उसके बाद दोस्तों आशा लागी रहाति तन श्वासा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर देखो ये इंद्रियां शिथिल हो गई, हम श्री कृष्ण के बिना मृतवत, ठीक है, मृतवत हो गई हैं, मतलब मृत जैसे हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल आशा में ही चल रही है, कृष्ण के लौटने की आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगी। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और अनेक भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि कृष्ण को उनके हितों की चिंता है और कृष्ण इन ब्रजवासियों का प्रतिक्षण ध्यान रखते हैं। ये है नंदन सूर हमारे नंदन नंदन बिनु और नहीं जगदीश, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, यही पंक्ति यहाँ पर भी चेपी गई है, देख सकते हो ये यहाँ पर जो था इतना और यही यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों काव्य सौंदर्य मैंने बोला, भाषा इनकी सरल ब्रज भाषा आप लिख सकते हो, ठीक है, और मधुर ब्रज जो भी लिखना है लिख देना। शैली जो है दोस्तों मुक्तक है, गुण मधुर रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इतना आप लिख दोगे तो भी काव्य सौंदर्य आपका पूरा माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस इसमें कौन सा होगा भाई ये बताइए, रस भी आप लोग लिख देना, श्रृंगार रस, ठीक है। कौन सा होता है, श्रृंगार, तो इसमें श्रृंगार रस ही होगा, ये भी याद रख लेना। चलिए
आगे दोस्तों यहाँ पर देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी, देख लेना चाहे। निर्गुण कौन देश कौ वासी, मधुकर कही समुझाई सौहृदय बूझति साँच न हासी। कैसे बरन भेष हैं कैसो कई रसमय अभिलाषी, को है जनक कौन है जननी कौ नारी को दासी। ठीक है, पावेगो पुन कियो अपनो जौरे करेगो गांसी, सुनत मौन है रहत बावरो सूर सबय मतिनासी। ये भी दोस्तों सूरदास जी द्वारा रचित रचना है, सूरदास जी की है। सूरदास जी के जो पद है ना, तो यहाँ पर बस प्रसंग यहाँ पर लिखा गया, प्रसंग आप इस तरीके से लिख देना जो भी इसके अनुसार है ना, कि निर्गुण कौन देश का वासी, इस तरीके से फिर व्याख्या करना है। गोपियां भ्रमर की अन्योक्ति से उद्धव को संबोधित ठीक है संबोधित करती हैं, पूछती हैं हे उद्धव तुम यह बताओ तुम्हारा वह निर्गुण ठीक है निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं। यहाँ पर शपथ दिलाकर कैसे है ना, बेस कैसो कही रसमय अभिलाषी, बूझति साँच नहासी। ठीक है, मधुकर कही समुझाई सौह सौह मतलब कसम दे, सौह दे मतलब कसम दे, बूझति साँच नहासी है ना, तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी नहीं कर रही, हंसी मजाक हम नहीं कर रही हैं। उद्धव से गोपियां कह रही हैं। ठीक है, तुम यह बताओ सच सच बताओ कि निर्गुण का पिता कौन है, उसकी पत्नी और दासियां कौन है। निर्गुण मतलब भैया कृष्ण को बोल रही हैं। ठीक है, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है। गोपियां उद्धव जी से पूछती हैं, वे उद्धव जी को चेतावनी देती हैं, कहती हैं कि हम सभी बातों का अपने किए हुए फल अवश्य पाएंगे। ठीक है, पाओगे या पाएंगे या आप पाएंगे। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे से रह गए, मतलब वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, जवाब उनके पास कोई नहीं थे और उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। जो भी उनके अंदर ज्ञान था गोपियों के सामने बिल्कुल नष्ट जैसा महसूस हुआ। तो दोस्तों ये आपके काव्यांश थे, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए काव्यांश तो मैंने आपके सॉल्व करवा दिए, अब यहाँ पर बारी आती है दोस्तों जीवन परिचय की। ठीक है, तो यहाँ पर जीवन परिचय भी आप लोग यहाँ पर इस तरीके से तैयार कर लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखो, तो जीवन परिचय आप तैयार कर लेना, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आपको रचनाएं बताना चाहूंगा। ये देखो आ गई रचनाएं। ठीक है, 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये है दोस्तों क्लास 10th के लिए महामैराथन क्लास, आप जानते हो ना आया तो जिंदा जला देना, ये मेरी सीरीज चल रही थी। ठीक है, पूरे साल, तो यहाँ पर 101% आएंगे ये प्रश्न इनमें से। ठीक है, हिंदी गद्य विकास लेखक रचना, ये 5 नंबर का मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे याद कर लेना, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, मैंने विधा सहित बताया है। आवारा मसीह बहुत इंपॉर्टेंट है, विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी है। कलम का सिपाही जो है दोस्तों अमृत राय की जीवनी है। नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, दोनों ही हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं। रस मीमांसा त्रिवेणी और सूरदास, रस मीमांसा त्रिवेणी याद कर लेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रस मीमांसा। चिंतामणि विचार विधि, तो चिंतामणि विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही रचना कहानी है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, उपन्यास विधा की। ठीक है, लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। गुनाहों का देवता भी धर्मवीर भारती का ही उपन्यास है। हिमालय की पुकार और अथाह सागर जयप्रकाश भारती की आलोचनाएं हैं। महिला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, किन्नर के देश में, ये तीनों ही दोस्तों राहुल सक्सेना जी की यात्रा व्रत हैं। दीपदान राम कुमार वर्मा की एकांकी है, याद कर लेना, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। मेरा सर आज दर्द करने लगा, बहुत वीडियो शूट किया आज आपके लिए। त्याग पत्र और त्याग पत्र, इस तरीके से, चाहे त्याग पत्र या त्याग पत्र इस तरीके से लिखा हो तो जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। अतीत के चलचित्र की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं जो कि संस्मरण एवं रेखा चित्र विधा की रचना है। आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की रचना है, आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा भी हरिवंश राय बच्चन की है और ये आत्मकथा है, आत्मकथा केवल। ठीक है, आत्मकथा विधा है नहीं रचना है। ठीक है, उसके बाद मेरी आत्मकथा याद रख लेना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है। कल्पलता कुटज और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध, ये सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो। उसके बाद पाठ्य पुस्तक में संकलित लेखक की रचनाएं और ये आपके जीवन परिचय में भी हेल्प करेंगी, जैसे रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि विचार विधि त्रिवेणी 11 वर्ष का समय, है ना, ये शुक्ल जी की सारी रचनाएं हैं। रस मीमांसा आलोचना है, चिंतामणि निबंध है, विचार विधि निबंध है, त्रिवेणी आलोचना है, 11 वर्ष का समय कहानी है। चलिए आगे है दोस्तों, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की रचनाएं में आते हैं। तो कंकाल तितली
ठीक है। कंकाल तितली जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं और कामायनी इनका एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। और जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के लेखक थे, यानी शुक्ल युग भी बोल सकते हो क्योंकि छायावाद के युग को ही शुक्ल युग बोला जाता है। ठीक है। एक घूंट जो है दोस्तों नाटक है छायावाद युग का, प्रसाद युग या आदि ये को जो भी कहना है। एक घूंट जो है दोस्तों नाटक है। जनमेजय का नाटक वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी नाटक है। ठीक है। और यहाँ पर चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी दोस्तों नाटक ही है। और अजातशत्रु ध्रुव स्वामिनी भी सारे इंपॉर्टेंट है इनकी। ठीक है, तो ये नाटक ही है। ठीक है, तो याद रख लेना। उसके बाद दोस्तों आगे आते हैं प्रतिध्वनि छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप पुरस्कार, ये सारी जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां हैं। याद कर लोगे ना, प्रतिध्वनि छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप पुरस्कार। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी की आलोचना भी है कानन कुसुम। ठीक है, तो कानन कुसुम के लेखक पूछ लेता है तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। आलोचना विधा की रचना है। सज्जन जयशंकर प्रसाद की एकांकी भी है, इन्होंने एकांकी भी लिखी है लेकिन उतना एकांकी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, राम कुमार वर्मा की दीपदान बहुत प्रसिद्ध है। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सारी रचना देख सकते हो। दो इंपॉर्टेंट है तो मैंने दो लिया है, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य और भारतीय शिक्षा। ठीक है, ये तीनों ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निबंध है, ये निबंधकार थे, तो याद रख लेना। और मेरी आत्मकथा एक है, इनकी आत्मकथा, तो ये भी याद कर लेना। चलिए आगे है भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। ठूठा आम संस्मरण विधा की रचना है। खून के छींटे निबंध विधा की रचना है। सागर की लहरों पर कलकत्ता से पीकिंग, ये यात्रा वृत्तांत है दोनों की दोनों। ठीक है, क्या है भैया, सागर की लहरों पर कलकत्ता से पीकिंग भगवत शरण उपाध्याय की यात्रा वृत्तांत है। उसके बाद विश्व साहित्य की रूपरेखा भगवत शरण उपाध्याय की आलोचना है। साहित्य और कला भी भगवत शरण उपाध्याय की आलोचना है। मंदिर और भवन संस्मरण विधा की रचना है। इतिहास के पन्नों पर ऐतिहासिक है इनका भगवत शरण उपाध्याय का, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया है, हो सकता है आ जाए आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, है ना। चलिए आगे दोस्तों, शुक्ल युग की समयावधि पूछ सकता है तो 1919 से 1938 ईस्वी तक याद रख लेना, चाहे 1920 ईस्वी से 1936 तक भी बोला जाता है। ठीक है, तो 1936 भी बोला जाता है। चलिए, द्विवेदी युग की समयावधि 19 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों रीतिकाल की समयावधि 1643 से 1843 तक। और आधुनिक काल की समयावधि दोस्तों कितनी है, जल्दी से बता दीजिए। आधुनिक काल, तो आधुनिक काल जो है दोस्तों वो कितना था, 1843 ईस्वी से आज तक। तो आधुनिक काल से पहले का काल रीतिकाल माना जाता है, उसके बाद हमारा आधुनिक काल आया। और आधुनिक काल में ही ये काल विभाजित है, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग। छायावाद युग के शुक्ल युग बोला जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने आपको बताया, ध्यान दो, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया था। ठीक है, शुक्लोत्तर युग की समयावधि कितनी होगी भैया, 1938 ईस्वी के आगे से, है ना, 1938 ईस्वी से आगे की होगी। उसके बाद दोस्तों प्रगतिवाद युग की, आधुनिक, तो ये नहीं पूछेगा शुक्ल युग की पूछेगा या तो द्विवेदी युग की। आधुनिक काल की यहाँ पर लिखा ही गया है 1900 ईस्वी से 1843 से। ठीक है, तो यहाँ पर संवत 1900 लिखा गया 1843 से। ठीक है, संवत का मतलब इसमें 57 जोड़ दोगे तो 1900 ही तो आएगा, है ना, 1900 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रख लें, संवत अगर रहे तो 1900 टिक लगाना। तो यहाँ पर नोट, शुक्ल युग को छायावाद युग, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग नामों से जाना जाता है, याद कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, 1-2 घंटे की क्लास बने, पता नहीं कितने घंटे की, लेकिन ये दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आप तैयार करोगे। अब दोस्तों यहाँ पर पद्यांश आ जाते हैं। पद्यांश में दोस्तों यहाँ पर क्या होते हैं, ये पद में यानी काव्य में, इसमें दोस्तों विधा तो होती नहीं है। ठीक है, ये केवल काव्य होते हैं, तो बस इनकी आपको लेखक कवि मालूम होने चाहिए। जैसे लोकायतन वेरी इंपॉर्टेंट है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना, और सुमित्रा नंदन पंत जो है शुक्ल युग या छायावाद युग के कवि थे। ठीक है, ये भी याद रख लेना। तो इनकी लोकायतन, चिदंबरा, युगांत, पल्लव, युगवाणी भी है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, याद कर लोगे। चलिए याद कर लेना। और शुक्ल युग के अन्य कवि यहाँ पर दोस्तों जैसे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ठीक है, और सुमित्रा नंदन पंत, ये सारे शुक्ल युग के कवि थे। ठीक है, यहाँ पर है 5वां नंबर, नीरजा, अग्निरेखा, सांध्य गीत, दीपशिखा, रश्मि, यामा, महादेवी वर्मा की रचनाएं है, याद कर लेना। ठीक है, छायावाद युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, जो भी बोलना है बोल लो, वही है सारे। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। नीरजा भी महादेवी वर्मा की रचना है, अग्निरेखा भी है, सांध्य गीत, दीपशिखा, रश्मि, यामा, महादेवी वर्मा की रचना है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी, पथिक, मिलन, ग्राम्य गीत और कविता कौमुदी, ये सारी रचनाएं राम नरेश त्रिपाठी जी की हैं। उसके बाद दोस्तों हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट जो है वही मैं शामिल किया हूँ, सारी रचनाएं मैंने नहीं ली है। ठीक है, उसके बाद भारत भारती, साकेत, पंचवटी, मुकुल, त्रिधारा, यशोधरा, द्वापर, शकुंतला, सारे एक बार पढ़ लेना, ये सारी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं, याद कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे आते हैं, मैंने आपको बताया भी है, कई बार मैंने बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करवाए हैं। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसरावली,
ये तीनों ही क्या है भैया, सूरदास जी की रचनाएं हैं। और आपके पाठ पुस्तक में जो है दोस्तों शीर्षक है पद नामक शीर्षक, वो सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से ही लिखा गया है ना। उधव मन्ना भय 10-20 एक उतव सो गयो श्यांग संग, है ना, कौराधीश और चरण कमल बंदम हरिराई जा की कृपा पंगु गिरिलांग है, सब जानते तो हो आप, ठीक है, मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी। उसके बाद तुलसीदास की रचनाएं आ जाती हैं। और दोस्तों याद रख लेना ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, क्योंकि ये कृष्ण की लीला का गान करते थे। और जो तुलसीदास जी हैं इनकी रचनाएं दोस्तों हैं श्री रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी। दोस्तों तुलसीदास जी दोस्तों वो याद रख लेना राम भक्ति शाखा के कवि थे भक्ति काल के ही, ठीक है। अब यहाँ पर जो पाठ में दोस्तों धनुष भंग श्री रामचरितमानस से लिया गया है बालकांड से, और वन पथ पर जो है दोस्तों कवितावली से लिया गया है, ठीक है। वन पथ पर आपके चैप्टर में है, आपको मालूम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुकुल त्रिधारा दोनों के जो है दोस्तों लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और यहाँ पर साकेत भारत भारती मैंने पीछे भी बता दिया था आपको, है ना, ये हाँ बता दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, साकेत भारत भारती, पंचवटी, चंद्रहास, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है और ये द्विवेदी युग के कवि थे, ठीक है। उसके बाद सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, ये दोनों रसखान जी की रचना है, तो याद कर लेना, ठीक है, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका याद कर लोगे। चलिए हल्दी घाटी जो है दोस्तों किसकी रचना है, तो हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है। बस ये आपका तैयार हो गया। उसके बाद आपको दोस्तों ये तैयार कर लेना, देख एक बार केवल पढ़ लेना है कि भाई अग्नि को आग बोलते हैं, अच्छी को आंख बोलते हैं, उदय को आज बोलते हैं, अंगूठ को अंगूठा बोलते हैं, स्तंभ को खंभा बोलते हैं, अमावस्या को अमावस बोलते हैं, ठीक है, इच्छ को ईख बोलते हैं, चरण को चरण बोलते हैं, ग्राम को गांव बोलते हैं, कर्ण को कान बोलते हैं, कुपुत्र को कपूत बोलते हैं, कपाट को किवाड़ बोलते हैं, चैत्र को चैत बोलते हैं, कर्पूर को कपूर बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों तद्भव तत्सम है, ठीक है, ये तद्भव शब्द है और ये तत्सम है, तो याद रख लेना। जेठ को ज्येष्ठ है ना, इस तरीके से। नाक नासिका होता है, करपट यानी कपड़ा जो होता है उसको करपट बोलते हैं, याद रख लेना। उसके बाद जैसे पोथी यानी पुस्तक, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, आपने पढ़ा होगा, है ना, कबीर दास जी की, ठीक है। कबीरा दास जी मैं बहुत सुनता हूँ, ठीक है, कबीर दास का फैन हूँ, तो यहाँ पर ये है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सांप को जो है सर्प बोलते हैं, ठीक है। सही बिगड़े हुए शब्द तद्भव होते हैं और जो शुद्ध शब्द होते हैं वो आपके तत्सम होते हैं, याद कर लोगे ना। याद क्या करना है आपको समझ में आ जाएगा। दूध जो है दोस्तों दुग्ध को बोलते हैं, तो अब दूध ही बोलने लगे हैं सभी लोग। भाप वाष्प को बोला जाता था, छाता छत्र को, चना छत्र पुरंदन धारण आपने पीछे पढ़ा। उसके बाद दोस्तों चना जो है चणक को बोला जाता था, मिट्टी मृतिका को बोला जाता था, तो ये आप लोग याद रख लेना। उसके बाद जो है दोस्तों यमुना को बोला जाता था, पतोहू पुत्रवधु और कंधा स्कंद को बोला जाता था। आई होप आप याद कर लोगे। खीर छीर को, कौवा काक को, किवाड़ कपाट को, मोती को मोती को, और पत्थर को प्रस्तर, और मीत को मित्र, और धर्म को धर्म, सात को सप्त, फागुन को फाल्गुन। आई होप आपको इतने सारे तैयार हो गए होंगे। चलिए पर्यायवाची की ओर हम बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग एक बार पढ़ सकते हो। मैंने इनके सारे आपको करवा ही दिए हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों आपको संस्कृत खंड तैयार करना है। संस्कृत खंड के लिए मैंने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर उसको डाउनलोड करके पढ़ लो भाई साहब, बहुत ही अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं। संस्कृत से आपकी बार 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जाकर उसमें से पढ़ाई करना, क्योंकि भाई साहब बहुत ही बड़ा यहाँ पर हो जाता है सिलेबस, तो मैं पूरा एक ही वीडियो में कवर तो नहीं कर सकता, ये आपको भी पता है, ठीक है क्या, क्योंकि भाई इतने हैं, मैंने एक एक करके सारी वीडियोज आपको प्रोवाइड जरूर की हैं, तो जाकर उनसे पढ़ाई आप कर सकते हो। और जीवन परिचय भी मैंने प्रोवाइड किया है, ठीक है, पीडीएफ भी दिया है, तो ये सारी चीज़ों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर पढ़ाई कर लेना। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है, क्या बताना चाहूँगा, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों। देखो ये आप तैयार कर लेना, 5 नंबर यहाँ से आपका फिक्स होगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पर दोस्तों श्लोक जो आएगा अब की बार जो है 5 नंबर का आएगा, और 2 नंबर यानी 7 नंबर आपके फिक्स होंगे, क्योंकि 5 नंबर का श्लोक, इसका संदर्भ और अनुवाद करना है। 2 नंबर जब याद कर लोगे, एक श्लोक लिख दोगे तब आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दोस्तों कितने नंबर पक्का हो जाएगा, 7 नंबर। तो यहाँ पर बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समवीरा वीर भाव ही वीरता, ठीक है। तो यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरा वीरेण पूजिते नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर प्रसंग लिखोगे, प्रस्तुत श्लोक में सिकंदर और पूर्वराज के संवादों के माध्यम से वीरता को परिभाषित किया गया है। हिंदी में अनुवाद आपको करना है, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार हो, इन दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। याद भी कर लेना इसको, कोई 3 श्लोक याद भी कर लेना, ठीक है, 3 श्लोक आपको याद कर लेने हैं। चलिए आगे है
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख देना सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो यहाँ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति पाठ से अवतरित है। और यहाँ पर दोस्तों प्रसंग आप लिख सकते हो कि भैया क्या है, सभी के रोग रहित यानी कल्याण की कामना की गई है। आप ये लिख सकते हो प्रस्तुत श्लोक में सभी के कल्याण की कामना की गई है। ठीक है, तो आप प्रसंग में और अपने अनुसार लिख सकते हो, मैंने आपको बता दिया। तो कल्याण भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में अनुवाद आप करोगे तो सभी सुखी हो मतलब कल्याण होंगे, है ना। सभी सुखी हो, सभी रोग रहित हो यानी सभी निरोगी हो भी आप लिख सकते हो। सब कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, है ना। तो आप केवल एक ही लिख सकते हो, कोई भी दुख का भागी ना हो अर्थात किसी के जीवन में दुख ना हो, कोई भी दुखी ना हो। तो ये यहाँ पर बोला गया है भारतीय संस्कृति में। और यहाँ पर दोस्तों आगे है, आगे भी आप तैयार कर लेना। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। सारे इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणि नामक पाठ से अवतरित है। प्रसंग आप लिखोगे, प्रस्तुत श्लोक में मनुष्य के जीवन में अच्छे गुण होने पर सुखी मंगल होने बताया गया है। हिंदी में अनुवाद, मनुष्य अभिमान को छोड़कर प्रिय हो जाता है और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, मनोकामना यानी इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है और लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। तो याद कर लेना। उसके बाद दोस्तों आगे है, याद इनको कर लेना, ठीक है, याद कर लेना, चाहे रट लो, इनमें से आने वाला है आपका क्वेश्चन। चलिए, माता गुरुतरा भूमे खात, पितोत्तरतस्तता मनः शीघ्रतरम वातात, चिंता बहुतरी तृणात। यहाँ पर दोस्तों जब क्या है ना कि युधिष्ठिर से सवाल पूछ रहे थे यक्ष, ठीक है, तब यहाँ पर युधिष्ठिर जी जवाब दे रहे थे। उन्होंने एक सवाल क्या पूछा कि माता गुरुतरा भूमे खात, यानी माता से ऊपर उठकर क्या है भैया, ठीक है, तो भूमि से उठकर क्या है। तो यहाँ पर देखो क्या है, प्रस्तुत श्लोक में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद के माध्यम से माता पिता के उच्च स्थानों को बताया गया है ना, वही है। तो यक्ष जब युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं तो युधिष्ठिर उत्तर देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है, यानी माता गुरुतरा भूमे खात, है ना। और यहाँ पर दोस्तों आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, यानी यहाँ पर खात पितोच्चरस्थता, है ना, तरस्थता। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मन शीघ्रतरम वातात, मतलब मन से तीव्र गति से क्या चलता है, तो उन्होंने बताया है मन बहुत तीव्र गति से चलता है, यानी वायु से तीव्र गति से चलने वाला क्या होता है, तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है मन। ठीक है, तो यहाँ पर है वायु से अधिक तेज चलने वाला मन है और तृण से अधिक क्षीण करने वाली चिंता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद ये भारतीय संस्कृति वाला है, तो आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे ताकि आप लोग पढ़ाई कर पाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिए दे रहा हूँ, कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ लो केवल इसको। ठीक है, तो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो। इस तरीके से आप पढ़ लो, सारा इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, केवल पढ़ के जाना है और आपको छाप के चले आना है। ठीक है, केवल आपको पढ़ के जाना है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लो। तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हो, वाराणसी और भारतीय संस्कृति दोनों को तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। उसके बाद दोस्तों ये है, इसको भी आप लोग कर लो। ठीक है, यहाँ पर चलिए आगे बढ़ें। मैंने इसका वैसे पीडीएफ पिछली वीडियो में दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी मैंने पिछली वीडियो में प्रोवाइड किया है, तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर देख लेना, इसका जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा संस्कृत खंड का पूरा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर संस्कृत खंड भी खत्म हो गया। अब भैया क्या बचता है हमारा, अब यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा जो आपका गद्यांश बचता है ना, गद्यांश। तो मैं आपको बताना चाहूंगा गद्यांश में कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, केवल इतना करना है कि आपको भारतीय संस्कृति और मित्रता नामक दोनों जो चैप्टर है आपके, उनका तैयार कर लेना है। उनके लेखक, जैसे मित्रता के लेखक आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और दोस्तों भारतीय संस्कृति के आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और ममता के जयशंकर प्रसाद। इनको केवल पढ़ के जाना है, आप वहां पर अपने दिमाग से लिख देना, क्योंकि भाई गद्यांश में कुछ नहीं होता यार, आराम से कर लोगे। कठिन तो पद्यांश होती है, तो मैंने पद्यांश आपको बता दिए। ठीक है, गद्यांश में आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। उसी में क्वेश्चन मिल जाएगा 2 नंबर का, संदर्भ बिल्कुल आसान आएगा, लिख ही दोगे, और उसमें जो व्याख्या है फिर उसी में से लिखना है तो लिख ही दोगे। तो भैया क्यों आपको मैं रटवाऊं, है ना। अब यहाँ पर आता है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से लिखना, देख सकते हो बिल्कुल इस तरीके से। तो ले लो स्क्रीनशॉट, पढ़ लो एक बार। मैंने वैसे इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया है, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो ये पढ़ सकते हो, ये सारी कॉपियां आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन आंसर है। पुरु राजा एका भारतीरा वीरा हसीत, पुरु राजा कहा हसीत, है ना, वीरा केन पूजते, वीरा वीरेन पूजते, ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं। और ये भी आप पढ़ सकते हो,
ये भी है, ये सारे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मैंने क्या आपको क्वेश्चन आंसर नहीं दिया है ना, क्वेश्चन आंसर शायद नहीं दिया, तो आप क्वेश्चन आंसर ये वाले हाँ नहीं दिया था, तो ये आप लोग पढ़ लो एक बार। ठीक है, याद कर लेना। तो ठीक है, तो ये याद कर लेना। और यहाँ पर ये इनमें से आपके 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे कि केवल इतना पढ़ने से, देख सकते हो। इतना पढ़ लो और इतना पढ़ लो, 4 नंबर गारंटी से ले लो। ठीक है, तो 4 नंबर आपका यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, 2 क्वेश्चन के आपको 4 नंबर मिलेंगे। चलिए, तो ये आपका फिक्स हो गया। इसका मैंने PDF आपको प्रोवाइड ही किया है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, ये रहा दोस्तों आपकी वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी की सारी वीडियोस थी, सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अब यहाँ पर मेन आता है दोस्तों 9 नंबर का निबंध कैसे लिखें। तो ये आपका आता है निबंध। ठीक है, तो चलिए निबंध मैं यहाँ पर क्लियर करवाता हूँ। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। पर्यावरण प्रदूषण मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, तो आप सर्च भी कर सकते हो, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, ताकि आप पढ़ सको। मैं पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, इसका स्क्रीनशॉट पॉज कर करके पढ़ लो। ठीक है, तो पॉज कर करके पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ें। आगे जनसंख्या विस्फोट पर दोस्तों निबंध आप पढ़ सकते हो। ये देखो कितना अच्छे से लिखा गया है, इधर भी लिखा गया है इसमें। ठीक है, तो ये है। उसके बाद दोस्तों ये है। उसके बाद उपसंहार लास्ट में लिखना, मैं आपको यही बोलूँगा। ठीक है, लास्ट में लिखना। यहाँ पर लिखा गया है, मैंने मतलब ये आशीष लिख लिए थे, तो मैंने उनको बोल दिया था कि भैया उपसंहार आप यहाँ क्यों लिख दिए, क्योंकि भैया ये 9 नंबर का आएगा। 9 नंबर क्या इतने मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना, 3 पेज में लिखना पड़ेगा। तो इसलिए फिर यहाँ पर मैंने इसको फिर से लिखवाया, तो आप ये ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है, ये देखो। ठीक है, हो गया खत्म। उसके बाद दोस्तों ये बेरोजगारी समस्या आप देख सकते हो। तो उसके बाद ये देखो, बेरोजगारी पर आप लोग देख सकते हो, और बेरोजगारी पर तो अपने से लिख सकते हो ना, कुटीर उद्योग को चलाना चाहिए, अपनी सोच बदलनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम सुधारना चाहिए, सारी चीज़ें आप लिख सकते हो उसके बारे में। ठीक है, निबंध मतलब अपने शब्दों को बांधना यार। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नारी शक्ति पर निबंध मैंने बता भी दिया था, आप सर्च करके देख सकते हो, तो इसको आप लोग देख लेना। और नारी शक्ति ये देखो पूरा है ना, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके पढ़ लो। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ो। चलिए आगे आप इसको पढ़ सकते हो। और उसके बाद आपका ये खत्म हो गया था, टाटा बाय बाय, आपका निबंध भी खत्म हो जाता है। और दोस्तों एक चीज मैंने आपको शायद नहीं दिखाया है, स्वदेश प्रेम पर निबंध है ना, तो मैं आपको स्वदेश प्रेम पर निबंध दिखा देता हूं, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लास्ट में मैंने यहाँ पर स्वदेश प्रेम पर निबंध लिखा था, तो आप लोग जीवन परिचय वगैरह भी आप वैसे पॉज करके देख सकते हो। इस तरीके से लिखना है तुलसीदास का। ठीक है, ये देख सकते हो, इस तरीके से आपको लिखना है, कॉपी पूरा बहुत ही अच्छे से आपको आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों पॉज कर करके आप लोग पढ़ लेना, जीवन परिचय इनका भाई याद कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो क्या बताना चाह रहा था भैया, हाँ स्वदेश प्रेम पर निबंध। तो ये स्वदेश प्रेम पर रहा निबंध, आप इसको तैयार कर लो। ये स्वदेश प्रेम की रूपरेखा है, रूपरेखा पहले लिखना जरूर। ठीक है, रूपरेखा। तो यहाँ पर प्रस्तावना स्वदेश प्रेम का अर्थ इस तरीके से अपने दिमाग से लिख रहा है, इसी को नहीं रट के लिखना है, केवल पढ़ना है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों ये आप याद कर सकते हो, लिख सकते हो। याद क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, फिर आप लिख देना वहाँ पर अपने से बना बना कर, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये रहा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये रहा, सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया हूँ, शायद ही आपको कोई ऐसा करता होगा। तो बस दोस्तों वीडियो थोड़ा सा पर मैं आपको टाइम दिखा दूं, तो यहाँ पर अभी रात के 1:10 हो रहे हैं। अभी ये वीडियो एडिट करूंगा, 2 घंटे लगेंगे, यानी 3 बज जाएंगे। और 3 बजेंगे मुझे 5 बजे वीडियो देनी है। 5 बजे के बाद मुझे आपको यही वीडियो 5:30 बजे देनी है, ये वाली जो आप देख रहे हो, 5-5:30 बजे आई है। और मुझे फिर दोस्तों आपके स्कूल भी जाना है, मेरे जो पेन वगैरह बांटने हैं ना, ये जो पेन वगैरह मैं आपके लिए लिया हूँ, तो ये मुझे पेन वगैरह वहाँ पर देना है, तो जाना है। अब सोचो कितनी मेहनत मुझे लग रही है। ठीक है, तो बस आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और बस लाइक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।